लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। कल जो है जितने भी ग्रुप थे टेलीग्राम पे मैंने बनाए हुए, मैक्सिमम ग्रुप डिलीट कर दिए गए हैं। कुछ गिने चुने ही ग्रुप बाकी रखे हैं, क्योंकि उस ग्रुप की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इस ग्रुप में क्या लिखा, उस ग्रुप में क्या लिखा, इसके झगड़े हो रहे, उसके झगड़े हो रहे, ये कुछ कमेंट कर रहा है। एडमिन के दिन में 2 बार फोन आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। सॉरी, गाड़ी रिवर्स ले रहा था मैं। तो ग्रुप्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन अब आपको मिलेगी वो मेरे ही जो मेन अकाउंट है टेलीग्राम का, उसी से आपको जो मिलेगी वो मिलेगी। कल एक पुराना गाना 1955 का एक गाना मैंने, आईटी सेल वाले ज्यादा एक्टिव है। अब कहाँ उन आईटी सेल वालों से झगड़े करेंगे अपन। उनके जिंदगी में एक ही काम बाकी है कि जाके कमेंट करो और ये करो और वो करो। खुद की जिंदगी तो उन्होंने झंड बना दी है। अब जो सुधारना चाहते हैं इस भारत को, उसको भी आप बिजी पड़े हैं। कुछ नहीं सुधा, खुद के फायदे के लिए लोग दूर का नुकसान कर देते हैं, नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान हो जाता है। और ऐसे लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको नजदीक के फायदे के बजाय दूर के फायदे का देखना चाहिए। मोदी ने 2014 में सत्ता मिल रही है, भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, तो इसलिए उसने सारे लूसीफर के एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दिया। दज्जाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पंतप्रधान बन गया भारत का। सारा बेच डाला, सब कुछ बेच डाला, रेलवे, ट्रेन, स्कूल, अस्पताल, इवन मिलिट्री तक बेच डाली। अब मिलिट्री भी प्राइवेट होने वाली है। तो ये उसके फायदे के लिए, उसने खुद के फायदे के लिए, पॉलिटिकल करियर के लिए उसने भारत का दूर का, यानी सदियों तक भारत अब जो पटका बैठा है। भारत मतलब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत मतलब यहाँ पे रहने वाली भारतीय संस्कृति मतलब जमीनी संस्कृति नहीं होती है। यहाँ पे रहने वालों की संस्कृति जो है वो होती है भारतीय संस्कृति। तो भारत के लोग ही नहीं रहेंगे, कई भाषा, कई लोग यहाँ पे है, कई भाषा जहाँ पे बोली जाती है, कई सभ्यताएं यहाँ पे है। आदिवासी सभ्यता है, कन्नड़ सभ्यता है, तमिल सभ्यता है, मराठी सभ्यता है, पंजाबी सभ्यता है, गुजराती सभ्यता है, बंगाली सभ्यता है, उत्तर प्रदेश की सभ्यता है, हिमाचली सभ्यता है, उत्तराखंड सभ्यता है, आसामी सभ्यता है, नागालैंड सभ्यता है। तो कई सारी सभ्यता मिलके ये भारत बना है। और इनको, इन्हीं सभ्यताओं को खत्म करना है। इनको, इनका वन वर्ल्ड वन रिलीजन, इनको एक ही सभ्यता लानी है। इनको एक ही सभ्यता लानी है। तो कल जो गाना मैंने पोस्ट किया था, भगवान खड़े हैं तेरे द्वारे, राजा बलि जो था उनके ऊपर वो गाना था, और वामन अवतार का जो था वो सीन था उसमें। उस अगर गाना, तो गाने को अगर अच्छे उस वर्ड्स शब्द यूज किए गए हैं गाने में। कवि प्रवीण के गाने हैं वो, कवि प्रवीण के गाने भी बहुत बहुत बहुत, हाँ, बहुत फेमस गाने हैं। आपको पता नहीं होगा उनके गाने हैं बोल के। ये वाला 1950 1960s में बहुत फेमस कवि थे, बनारस के रहने वाले थे कवि प्रवीण।
तो उन्होंने गाना लिखे, उस गाने में जो भी शब्द यूज़ किए गए बहुत बहुत ही बारीकी से यूज़ किए गए। वो सब ठीक है, गाना क्या था वगैरह, मैं आपको इतना एक स्टोरी बोलता हूँ कि जो बलि राजा है उसको वामन अवतार जो था फटक, उसने 3 पैर जमीन मांगी थी। अब इसमें बहुत लोचा चल रहा है कि वो जो वामन जो दिखाए गए हैं वो विष्णु, वो तो आर्य थे, और वो जो बलि राजा था वो नेटिव यहाँ का था, मूल निवासी था। तो उसको छल कपट से उसको ये किया गया। और उसके जो गुरु थे बलि राजा के, उन्होंने उसको वार्निंग दी थी, वो गाने में आप देखोगे वो वार्निंग दी थी, तू मत कर, ये जो है ये छलावा है ये। तो वहां पे गाने में एक शब्द है, तेरे द्वार खड़ा है भगवान, तेरे मुक्ति का द्वार है ये। तो जो मुक्ति का शब्द जो है, जब वो सुनता है बलि, राजा बलि जब वो सुनता है, तब वो तैयार हो जाता है 3 पैर जमीन, 3 पाव जमीन देने के लिए। वो गाना पूरा अच्छे से सुन लीजिए आप, गाना अच्छे से सुन लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बलि राजा जो है मोक्ष प्राप्त हो चुके हैं, वो अब फिर से जो 8 जो है अजरामर, वो अभी कल्कि के साथ आने वाले लड़ने के लिए। तो वो जो 8 आने वाले हैं अजरामर, उसमें से एक बलि राजा भी है, जिसमें परशुराम भी है, जिसमें अश्वत्थामा भी है, हनुमान जी भी है। जो 8 जन है उसमें बलि राजा भी है, वो भी अब कल्कि अवतार के साथ। अब वो कल्कि कहाँ आएंगे, कब आएंगे, आपको नहीं पता रहेगा। देखो अब आप कोई भी अवतार लीजिए, थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। कोई भी अवतार लीजिए आप नरसिंह का अवतार लीजिए। नरसिंह अवतार में नरसिंह ने किसको मारा? हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कौन था? हिरण्यकश्यप राजा था। आप वामन अवतार लीजिए। वामन अवतार में उसने किसके सर पे पाव रखे थे? बलि राजा के। बलि राजा कौन था? वो भी राजा था, सार्वभौम राजा था। आप श्री राम जी का अवतार लीजिए। आप श्री राम जी का लीजिए। श्री राम जी ने किसने मारा था? रावण को। रावण कौन था? रावण भी राजा था, सोने की लंका थी उसके पास, कुबेर का भाई था वो। आप कृष्ण का अवतार लीजिए। कृष्ण ने किसको मारा था? कंस को मारा था। कंस भी तो राजा ही था। श्री कृष्ण ने महाभारत करवाया। महाभारत में जिसके साथ वो खड़े रहे, जिनके खिलाफ उन्होंने लड़वाया पांडवों को, वो कौन थे? वो भी तो राजा ही थे। तो अभी जो कल्कि आने वाला है, अब ये जो कल्कि लड़ेगा, अब जो कल्कि इनको समाप्त करने वाला है, वो भी तो कौन रहेंगे? वो इस जमाने के राजा रहेंगे। इस जमाने का राजा कौन है? इस जमाने का राजा पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन है। तो किसको खत्म करेगा वो? बैलेंस करने के लिए किसको खत्म करेगा वो? इन पॉलिटिशियंस को ही और इन बिजनेसमैन को ही खत्म करेगा। वो कैसे करेगा, क्या करेगा? जब महाभारत हुआ तब भी लोगों को पता नहीं था। इवन इतना सोचिए, एक नाई ने सीता माता के ऊपर सवाल उठाया कैरेक्टर पे, तो राम जी को छोड़ देना पड़ा। अगर तब के सभी लोगों को पता रहता कि श्री राम जी, हाँ, ये जो है ये भगवान विष्णु के अवतार है, तो एक सादे नाई के सवाल के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर सीता मैया को छोड़ते थे क्या? डार्विन सिद्धांत फेक है, रॉकचाइल्ड फैमिली ने किया हुआ है। डार्विन जो है वो
सिगमंड फ्रॉइड का भतीजा है। तो आपने मेरे पुराने वीडियो देखे नहीं है, इसका आप नए आए हैं तो जाके मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, अपनी थ्योरी अपने पास रखिए। हम सब कुछ एक्सपोज कर चुके हैं, कोई कुछ डार्विन थ्योरी बिल्विन थ्योरी नहीं आती है, ये सब खेल है। ये सब रॉकचाइल्ड फैमिली का इस साइंस के साथ आपको साइंस शब्द के साथ मैनिपुलेट किया गया है। इवन बिग बैंग थ्योरी भी उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ है, जो साइंस मानता था वो कुछ नहीं है। इवन हिंदू धर्म में जो ओरिजिन लिखा गया है ब्रह्मांड का, वही सब कुछ है। जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति शास्त्रों में लिखी गई है, इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं। बात कर रहे थे हम, क्या बोलूं हाँ, राजे। तो ये पॉलिटिशियन जो है इस समय के राजे हैं। हाँ, अभी राजों को खत्म होगा, कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे वो करेगा। तब भी आपको पता नहीं था, श्री कृष्ण ने जब कलंगरी पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तब वो लोगों को पता नहीं था कि कौन है। कंस को मारा तब भी पता नहीं था, महाभारत करवाया तब भी पता नहीं था। तो अभी जो कल की रहेंगे, गिने चुने जो लोग हैं, जैसे मैंने कहा था, कुंती को पता था, भीष्माचार्य को पता था, गुरु द्रोण को पता था। वैसे ही हनुमान जी, राम अवतार में हनुमान जी को था, सुग्रीव जी को था। ऐसे गिने चुने लोग रहते हैं जिनको पता रहता है कि ये, इवन लक्ष्मण जी को पता नहीं था उनके भाई कौन है, उनका अवतार क्या है। तो इसलिए सफेद घोड़े पे आएंगे भाई, सफेद कार में भी हो सकते हैं, सफेद कार में भी हो सकते हैं। सफेद घोड़े पे मतलब मस्टैंग हो सकती है, लैंड रोवर हो सकती है, फोर्ड फिगो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और तलवार मतलब तलवार ही नहीं, नॉलेज भी तलवार है जो काटती है, असत्य को काटती है। तो तलवार मतलब रियल तलवार ही नहीं, नॉलेज भी तलवार है, इंफॉर्मेशन भी तलवार है। एक तोता होगा बोले उनके पास, अरे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होगी, तोता होगा मतलब ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम होगी खुद की। मे बी वो खुद उनकी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते होंगे। आवाज आला होता जात नाही तू जात नाही फोन करतो माउंटेनला। चलो भाई को छोड़ दिया, भाई गया अभी। तो ये जो है अभी जो रहेंगे, अब जिस तरह से इन सब राजे जो है, जो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ये इनके नसीब से मरने वाले हैं। जैसे मैंने कल बोला था, मुकेश अंबानी का जो है लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले, लंदन में जाके किया था उसने। अगर आपको याद नहीं होगा तो जाके चेक कर लीजिए। आइसोलेट हो चुका है पूरी तरह से, सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर चुका है वो। बोला ना, आसानी से मौत नहीं आती इन लोगों को, सड़ सड़ के मरते हैं, सड़ सड़ के। इतना पैसा कमा लिया है, आसानी से मौत तो नहीं होगी। इतने लोगों के जॉब खा रहे हैं, इतने किसानों के मौतें हो रही है। रिलायंस जो है, रिलायंस इंश्योरेंस, ये किसानों के जो आपका पैसे जो रहता है ना, किस
तो यार आप पीक बीमा, आपका जो पीक बीमा है ना, उसकी जो गारंटी का जो पैसा है ना, वो रिलायंस के पास जाता है। रिलायंस क्या करता है, ये सरकारों को मैनेज कर लेता है और ये दुष्काल, ओला दुष्काल या सूखा दुष्काल नहीं डिक्लेयर करने देता है। और उसकी वजह से क्या होता है, आप लोग तो भर देते हैं, ज़्यादा नहीं भरते, 3,000 रुपये, 5,000 हेक्टर 3,000, अगर बागायती खेती रही तो हेक्टर 5,000, अगर आपके पास ये रहा, फल बाग रही, मौसम्बी रही, आम रहा, चीकू रहा, सेफ रहा, तो 8,500 रुपये हेक्टर आप भरते हैं। ये क्या करता है, ये करोड़ों रुपए जो आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पैसा आता है आप लोगों को से दिया हुआ इन पिक कर बीमा के लिए, ये क्या कर लेता है, इसमें से एक 50-100 करोड़ जो है ये मंत्रिमंडल को बांट देते हैं, जो कृषि मंत्री रहते हैं इनको दे देते हैं। कुछ पैसा 100-150 करोड़ मुख्यमंत्री को दिया जाता है। और क्या होता है, सिर्फ इतना, और विरोधी पार्टी को भी 50-100 करोड़ बांटे जाते हैं कि कोई सवाल नहीं उठाएगा। हाँ? और ये सरकार जिस क्षेत्र के लिए बोलेगी उतनी ही क्षेत्र के लिए वो जो है पीक बीमा करेंगे। इसमें भी ये क्या करते हैं, ये ऐसे बोला जाता है कि जो गवर्नर्स ऑफिसर्स रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्निंग ऑफिसर्स, तहसीलदार, तलाठी, इनको बोला जाता है कि भाई पंचनामे टाइम पे मत करो, डिले कराओ पंचनामों में। तो किसान भूल जाता है कि भाई अपना पंचनामा हुआ है नहीं हुआ है, तो वो भूल जाता है और गिने चुने क्या करते हैं। देखो मेरे गांव जो है मामा का, मेरे मामा के गांव में समझो अगर वहाँ पे 5,000 घर है, तो 5,000 घरों में से वो क्या करते हैं, एक 10 से 12 घरों को वो 25,000 रुपये, 8 से 10 घरों को 50,000 रुपये और 1-2 जनों को 1,00,000-1,50,000 रुपये इतना दे देते हैं। सोचो 5,000 में कितने लोगों को पैसा मिला, 20 से 25 लोगों को पैसा मिला। कितना मिला, 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक। तो बाकी के जो है पीक बीमे का मैं इतना बोलता हूँ, 95% किसान जो है वो पीक, 95 क्या 99% किसान पीक बीमा निकल लेते हैं। उनको लगता है लॉटरी है, लग जाएगी। और ऐसा है कि सरकार क्या करती है, रैंडमली है ना, कभी ना कभी किसी को 25 दे ही देती है। तो ये कमाते कितने हैं, ये कमाते हैं ट्रिलियंस डॉलर्स में। सोचो 5,000 में से 25 लोगों को उन्होंने पैसा दिया, तो 4,985 जो है 4,975 लोगों को पैसा नहीं मिला। तो मैंने आपको एक बार बताया था, ये पीक बीमा जो है बहुत बड़ा स्कैम है। तो कौन करता है स्कैम, ये स्कैम करता है रिलायंस, ये स्कैम करता है मुकेश अंबानी। इसके लिए उसने एक टीम हायर करके रखी हुई है, उसकी खुद की बैंकिंग सिस्टम जो है उसी पे ये का बैंक सिस्टम ला रहा है। कहा ना, ये लोग इतने आसानी से नहीं मरते, सड़ते मरते हैं। लीवर फेलियर हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, बच्चों में तो अकल है नहीं है। जो बैठे हुए हैं उनके सीईओ, वो चला रहे कंपनी, ये मोटे जाके घूमते रहते मुंबई इंडियंस की तरफ। तो ये बात आप समझो, जब ये कल की जब चल रहा है उसका शस्त्र, कल की उसकी माया खत्म कर रहा है, माया को नचवा रहा है अपनी उंगलियों पे, समझेगे नहीं ये, लोगों को समझेगा नहीं इनका कैसे कट गया। मोदी जी को समझेगा नहीं कि उनका कैसे कट गया, कहां से कट गया, किसने काटा, कब कटला। तो इसलिए जो जिनको लगता है कि हम कल की भगवान को देखेंगे उनकी लीला देखेंगे, भाई साहब यहाँ पे कृष्ण की लीला कोई नहीं देख पाया, कोई समझ नहीं पाया वो टाइम पे, ना श्री राम जी की। नरसिंह तो सडन आए थे, वामन भी सडन आए थे, मत्स्य अवतार भी सडन था, कुर्मी अवतार भी जो था सबसे पहला अवतार कुर्मी अवतार,
यानी कछुए का, वो भी सडन था। और बाकी के जो अवतार है, परशुराम का हो गया, श्री राम का हो गया, श्री कृष्ण का हुआ, ये सारे जो अवतार हैं ये मानवों के साथ, मानवों के विकास के साथ हुए हैं। अगर सोचो जब वामन अवतार होता ही नहीं था, तो वो जो 3 जमीन उसने जो मांगी थी, उसके बाद में जो रिवॉल्यूशन हुआ है वामन अवतार के बाद में, तब तक हल चलाते थे, कैसे खेती करते थे, उसके बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। वामन अवतार नहीं होता था तो डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज होता ही नहीं था। तो ये जो है रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, उत्क्रांति के जो चेंजेस है, ये रिवॉल्यूशनरी चेंजेस है। वहाँ वहाँ पे जेनेटिकल एडिटिंग की गई है, वहाँ पे जीन एडिटिंग की, अभी जो है अभी भी जीन एडिटिंग चल रही है। अब ये जीन एडिटिंग की वजह से क्या होगा, अभी जो नया अवतार है ये आपको समझेगा नहीं, मगर ये जीन एडिटिंग थेरेपी जो हो चुकी है, इसमें कई सारे चेंजेस होंगे। सर कोनी, तो हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया है, सारे ग्रुप्स जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं। मैंने पहले ही बोला सारे ग्रुप मैंने डिलीट कर दिए, मैंने पर डिलीट किए हैं, किसी एडमिन ने नहीं किए, किसी एडमिन को परमिशन नहीं थी ग्रुप डिलीट करने की, मैंने डिलीट किए हैं। राकेश टिकैत जी से आप बात कीजिए, और आंदोलन अब सब आने वाले हैं। राकेश टिकैत जी भी आएंगे, चिटू जी भी आएंगे, आदिवासी लोग भी आएंगे। अभी भी पैसे के पीछे पड़े हैं, सैलरी लोग कहाँ इन्वेस्ट करें। भाई साहब, मैं किसी का डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे नसीब में तुमको भिखारी बनना लिखा है, तुम्हें भिखारी बनना ही पड़ेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये गलती की मैंने 5 बार प्रिडिक्टेशन दिया शेयर मार्केट का, और मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ। मगर क्या हुआ, एक बंदा था नासिक का, उसने क्या किया, मुझे हर बार 3 बार तो उसने प्रिडिक्शन सुन लिए, मगर 2 बार उसने आखिर मुझको फ़ोन किए और सब प्रिडिक्शन क्या है, कब है, तो मैंने उसको डेट एंड टाइम बताई, और उसी टाइम पे उसने डेट एंड टाइम पे उसका शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया, और उसने उस 5 प्रिडिक्शन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। और उसने 6वीं बार मुझे फ़ोन किया कि सर आपकी वजह से 5 बार मैंने ऐसे ऐसे किया, और मैं 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर मुझे प्रॉफिट हुआ, और इसके पहले मैंने आपकी बातें सुनी नहीं थी, अक्टूबर 2021 के पहले। तो मेरे वाइफ का मिल के लगभग सर 1 सवा करोड़ के आसपास नुकसान हो गया, और जब से आपकी बातें मानी हैं तो मेरा 1.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ। उसकी वो बात मुझे क्लिक हो गई, यार ये बंदे का पहले इस अक्टूबर के पहले 1 सवा करोड़ का नुकसान हो गया था, और अभी ये 5 महीने में इसने मेरी बातें सुनी और इसको 1.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ। इसके नसीब में इसको तो बैंकरप्ट होने का लिखा था, ये कंगाल होने वाला था। ये मेरी प्रिडिक्शन की वजह से ये तो एक टाइमलाइन चेंज कर दी, तो फिर मैंने उसके बाद बताना छोड़ दिया है। मैं नहीं बता सकता, मैं जानता हूँ फिर भी नहीं बता सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है। दिल्ली की सरकार, आप मोदी की पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की?
लाउड एंड वियर्ड नॉइस। आसमान में बादल थे? मेन सवाल है, आसमान में बादल थे क्या? क्योंकि सातारा से पनहड़ा बहुत नज़दीक है, और पनहड़ा जो है वो एक यूएफओ सेंटर है, वहाँ पे कई सारे यूएफओ दिखती है पनहड़े में। तो आपका जो डेस्टिन है, अगर आपको गरीब लिखना है तो लिखा है उसमें। अगर आप गरीब होने के बाद भी अगर आप फाइट नहीं करने वाले हो, तो आपका कर्मा आपको डिसाइड नहीं करने वाला है फिर। यूएफओ स्पॉटेड इन सातारा, मैंने कहा ना आपके वहाँ से पनहड़ा बहुत नज़दीक है, और पनहड़ा जो है वो हब है यूएफओस का, वहाँ पे बहुत यूएफओ एक्टिविटीज होती रहती है। दिल्ली में आंदोलन होता दिख रहा है, वो अभी अभी उसका मोमेंटम बन रहा है। मैंने कहा ना, अगले महीने रेडी रहना होगा। मैं कौन सा ग्रास लेता हूँ? ग्रास, काय का ग्रास? ओडिशा गवर्नमेंट चेंज हो गया? नहीं है, ओडिशा गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। वो आदमी, वो जो है ना, उसका नाम भूल गया यार मैं, वो बाप बेटे जो है ना, वो 45 साल से सत्ता कर रहे हैं उड़ीसा पे, वो नहीं चेंज होते। सूर्य तेजा मैंने जवाब क्या दिया है, स्टार्टिंग से वीडियो सुनो। सुनने में आया है कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा 23 में दंगे फायदा फैलाने वाली है। वो तो उनका, उनको क्या करेंगे, लोग खुद दंगे करेंगे। अनाज नहीं मिलेगा तो लोग घरों में घुस घुस के मारेंगे एक दूसरे को। युवा शक्ति देश छोड़ के विदेश नौकरी करने जा रहे, जाने दो, भाग के वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो मर जाएंगे वहाँ पे। वहाँ के गवर्नमेंट उनको यहाँ पे आने के लिए फ्लाइट ही नहीं देने वाली है। इतना याद रखिए, जो एनआरआईज है, आप एनआरआई हो, आप उस देश के नागरिक भले ही बाद में लेंगे आप। आप भले ही वहाँ पे नागरिकत्व तो ले लेंगे, ग्रीन कार्ड ले लेंगे, मगर जब भागने का वक्त आएगा उस देश, उन देशों से, यूएस हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, या फिर आपका यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हुआ, जब वहाँ से भागने की नौबत आएगी, तो वहाँ की सरकारें उनके देशों के लोगों को पहली प्रायोरिटी देंगे, ना कि आप लोगों को। हुँ? तो आपके आंखों के सामने वहाँ के, भले ही लोअर मिडिल क्लास रहेगा वो आदमी, पर सरकार उसको उठाएगी, प्लेन में बिठा के लेके जाएगी। हुँ? तो फिर क्या करोगे? आपके पास पैसा रहेगा, पेटी भर के आप डॉलर्स रखोगे सामने, यूरोज रखोगे, लो भाई ये पैसा हमें जाने दो। वो बोलेंगे नहीं, प्रायोरिटी पहले हमारे देशों के लोगों की। और मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाने वाला हूँ, देख लिया मैंने। तो ये जो है, आप बात समझिए, आपके पास अभी भी मौका है अगले साल का। आपके पास मौका रहेगा एक साल, 2023 के अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद में सीवियर साइक्लोन, फ्लड्स, ये यूरोप में, यूएस में, कनाडा में तूफान, ज़बरदस्त तूफान, ऐसे तूफान आपकी ज़िंदगी में, जो रेक्टर स्केल चलता है 5 का, 5+ जाएंगे। अभी जो आपको पिछले साल जो आपने देखा यूएस में तूफान आए, साइक्लोन आए, ये जस्ट स्टार्टिंग था। जैसे आज भारत में जो भी बरसाती तूफान ये जब हो रहा है ना, भूस्खलन, ये सब स्टार्टिंग है। असली खेल जो है वो अब अक्टूबर नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मैं आपको पहले ही कहा है, ये स्टार्टिंग फेज है, 2022 से स्टार्टिंग फेज है। और ये तांडव जो है, तांडव का फर्स्ट फेज है, तांडव स्टार्ट हो चुका है। ये तांडव फेज वाइज बढ़ते 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 जाने वाला है। ये एक्सट्रीम होगा 2025 में, 2026 में स्लाइड डाउन चालू हो जाएगा। फिर ये धीरे 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 26-27 के होते होते 28 के आसपास कहीं ये ठंडा हो जाएगा। पूरी पृथ्वी का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बदलने वाला है। मैं ये जो बता रहा हूँ, ये आपसे कोई मजाक की बात नहीं, ये सीरियस बात आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में बोल रहा हूँ। ये जियोग्राफिकल चेंजेस जो होने वाले हैं, ये एक्सट्रीम होने वाले हैं।
आज आप टोमेटो फ्लू और वो मंकी पॉक्स इसमें पड़े हुए हैं। आप आपको मैंने सारी चीज़ें ना मैंने आपको पहले बताई थी। कब बताई थी? 9 महीने पहले। ये लोग आपके गाय के पीछे लगने वाले हैं। ये लोग आपके गाय का जो गोबर गिरता है उसकी वजह से ओजोन लेयर डैमेज हो रही है, उससे जो मीथेन निकलता है वो जो है वो डैमेज होने आपका एनवायरमेंटल डैमेज कर रही है, ये बोल के वो आपकी गाय को टीके लगवाएंगी। और ये टीके का साइड इफ़ेक्ट होगा बाद में जब ये मरेंगी। क्योंकि महाराष्ट्र में 2020 में ये इन्होंने किया। मेरे खुद के घर की एक गाय मर गई है। मैं बोल रहा था नानी को मेरे, मत लगवाओ मत लगाओ। तो ये चीज़ें आप समझो, मैंने आपको पहले बताई थी। आप लोगों की खासियत क्या है, आप लोग जब हो जाती है ना तब चीज़ पैनिक होते हो। और हम आपको है ना, आपको पहले बोलते हैं कि ये होने वाला है। मैं आपको मैंने परसों बोला है, कल भी बोला है। अब ये जो है वो आने वाला है वाटर कंट्रोल। फूड कंट्रोल तो हो चुका है, फूड क्राइसिस आ चुके हैं। आप लोगों को पता नहीं है क्योंकि मीडिया आपको बोल नहीं रही। जब मीडिया आप दिखाएंगे आपको तब आप पैनिक हो जाओगे। मैं आज बोलता हूँ, आज आज आपको बोलता हूँ, फूड क्राइसिस हो चुका है, आने वाला नहीं है, हो चुका है। राशन नहीं है सरकार के पास, मंगाया गया है, कंटेनर भर भर के निकल चुके हैं इंडोनेशिया से और सिंगापुर से। गेहूं का, चावल का स्टॉक मंगाया गया है। मैंने पहले बोला स्कूल नहीं रहने वाले हैं, ई लर्निंग रहने वाला है। द फ्यूचर इज नाउ डॉक्यूमेंट जाके सर्च कर लीजिए नासा का। वॉरफेयर वॉरफेयर चालू होने वाले हैं। वॉर कैसे रहेंगे? वॉर जिस चीज को तुम दिख सकते हो, देख सकते हो, और जो चेन गोली लगने के बाद ब्लीड करती है, तुम उसके मार सकते हो। ये शब्द है द फ्यूचर इज नाउ, उस डॉक्यूमेंट में से। यानी क्या आने वाला है? प्रोजेक्ट ब्लू बीम आने वाला है। तुम गाय के मरने से और मंकी पॉक्स से और टोमेटो फ्लू से डर गए, फट गई तुम्हारी इतनी। अरे सोचो जब रियल में प्रोजेक्ट ब्लू बीम चालू कर देंगे वो, और आपको बड़े बड़े यूएफओस दिखा के उसमें से लेजर बीम मार के सिटीज को बम से उड़ाते हुए देखोगे, तब तो तुम्हारी क्या हो जाएगी हालत? हाँ? तब तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी? आज ही तुम टाइमी फ्लू, टोमेटो फ्लू और मंकी पॉक्स से डर गए, फट गई तुम्हारी। साउथ इंडिया नहीं रहने वाला है भविष्य में। साउथ इंडिया नहीं रहेगा, साउथ इंडिया समुद्र में चला जाएगा। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, सुन लो, केरल, 2035, 2035, 2035, धीरे 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 हिस्सा खिसकते जाएगा समुद्र में। अर्थक्वेक की वजह से टूटता जाएगा, भारत से वो हिस्सा टूटते जाएगा। अगले 2 साल के 2024 तक कम से कम 4 या 5 मीटर तो हाइट बढ़ जाएगी समुद्र की। जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, धन्यवाद सर। गांव सेफ है क्या? अर्थक्वेक होंगे तो बाढ़ आएंगी, सुनामी आएंगी समुद्र कोस्टल रीजन में। नासिक का क्या होगा?
पर्टिकुलर सिटी का मैं बोला ना, मैं किसी सिटी का पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ। टीके जी को अरेस्ट किया, प्लीज से अबाउट द, मुझे नहीं पता टीके जी को अरेस्ट किया, मैंने न्यूज़ नहीं देखी आज। एक्चुअली तबीयत खराब थी तो सो भी गया जल्दी में, और लेट भी उठा आज, इसलिए मुझे उनकी अरेस्ट की कोई न्यूज़ मुझे नहीं पता है। ये सब कब बंद हो गई? कुछ बंद नहीं होने वाला है, ये तो अभी शुरुआत हुई है भाई साहब। आईटी सेल वाले रहेंगे, कोडिंग सिस्टम कैसे कर पाएंगे? आईटी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो बहुत स्मार्ट बन चुका है, उसको जरूरत नहीं है 1,000 आईटी के वालों का काम एक एआई आधे घंटे में कर देता है, तो तुम्हारी कोडिंग की क्या जरूरत है? ताइवान चाइना का वॉर की माइंड प्रोग्रामिंग न्यूज़ में डेली हो रही है। मैंने कहा नहीं, लेट हो गया है यार, लेट हो गया। ये जून अगस्त में, जून जुलाई में हो जाना चाहिए था ये ताइवान का वॉर स्टार्ट। ये बहुत लंबा चल रहा है, ये बहुत लंबा खिंच गया है ये। क्या, ये बहुत लंबा चला गया है, ये जून जुलाई में खत्म हो जाना चाहिए था, ये बहुत लंबा खिंच गया है, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था ये। सीए का क्या होगा? सीए की जिंदगी है भाई साहब अभी 2-2.5 साल, 2-2.5 साल में जब बैंक ही नहीं रहेंगे और सब कुछ जो सोशल क्रेडिट स्कोर पे चलाया गया है, तुम्हारी क्या रहेगी? तुम्हारी जरूरत क्या है? जो कुछ है वो उनके डेली के, मंथली, हर दिन के उनके अकाउंट में अबडक्शन डिडक्शन वो होते रहेगा, वो उनको दिखेगा, उनको सोशल क्रेडिट स्कोर के ऊपर। एआई उनको मेन सर्वर के साथ डाटा में सब कुछ स्टोर रखेगी, हर महीने उनका सब डाटा लिया जाएगा, दिया जाएगा, जो भी सामान लेना देना है वो सब माइक्रोचिपिंग से होने वाला है, तो तुम्हारा जीएसटी बीएसटी भरने का फंडा ही नहीं रहने वाला है। तो सीए का कोई भविष्य नहीं है, सीए का कोई भविष्य नहीं। एवरीवन भी रिप्लेसेबल, मैंने कहा था। सीए का कटेगा, डॉक्टर्स का कटेगा, इंजीनियर्स का कटेगा, पुलिस वालों का कटेगा, मिलिट्री वालों का कटेगा, कोई नहीं रहने वाला है। एवरीवन भी रिप्लेसेबल, इनको जरूरत नहीं रही है इन लोगों की। कौन सी जॉब बच सकती है? पंत प्रधान की जॉब भी रिप्लेस होने वाली है, तो कौन सी जॉब बचने वाली है? पंत प्रधान भी नहीं रहने वाला है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा। जैसे एक वॉइस राय रहता था भारत को, वैसे ही एक जन दिया जाएगा, नामधारी एक कोई तो भी आएगा भारत का पंत प्रधान बनने के लिए, कंट्रोल तो वही करेगा। सर क्या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा? नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा, ड्रामा चल रहा है, आप लोग समझ नहीं आ रहे। यूक्रेन की सोल्जर कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। और रशिया की सोल्जर कैपेसिटी कितनी है? 10 लाख। किसान और खेती क्या होगा? क्या करेगी जान के यार। जो बोला हूँ इतने वीडियोस, जाके मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, एक ही चीज पे 10 बार बात नहीं करता हूँ मैं। चलो सही, वही वही सवाल रिपीट होने लगे हैं। अभी भी तो राइट टू रिकॉल पे बैठा हुआ है हिमांशु कुमार, जरा अपग्रेड ले, जिंदगी जरा अपग्रेड कर। राइट टू रिकॉल अगर 1950 1960 में आया रहता ना, तो कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंज था। अब तो कल की आने वाला है और इन सभी को हटाने वाला है, तो कहाँ से तेरा राइट टू रिकॉल रहने वाला है?
सब कुछ घुमा फिरा के भगवान ही कर रहा है। देखो भगवान कर रहा है तो मेरे ख्याल से अर्जुन, तुम लोगों का है ना यहाँ पे थोड़ी सी अकल जरा कम है। अगर सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो हम क्यों करें? तो फिर कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवत गीता बताई थी, वो उपदेश तुमने ठीक से सुना नहीं बच्चे। फिर तुमने उस भगवत गीता को अच्छे से सुना नहीं है। करने वाला मैं ही हूं, करूंगा मैं ही, इसमें तेरा कोई रोल नहीं है। जो कर रहा है मैं ही कर रहा हूं, जो मरने वाले वो भी मैं हूं, मारने वाला तू है मगर वो भी मैं हूं। वो जो काम है उस काम को करने के लिए कोई तो भी एक कर्ता लगता है। तो इस चीज को तुम समझो, सब कुछ भगवान करता है, करवाता वही है। मगर बच्चों, जो उसने कमेंट किया है, बच्चा ही कहूंगा उसको मैं, उसके लिए कोई तो भी कार्य करने वाला लगता है, वो कार्य करवाता है। जैसे कहा गया है कि जो होने वाला है सब कुछ 5th डायमेंशन में होने वाला है, और वो होगा उसका प्रचिति लोगों का 3rd डायमेंशन में जब चीज हो जाएगी तब समझ में आएगी। मैंने तो बोल दिया कि मैं तो 2030 तक का भविष्य जानता हूँ क्या होने वाला है, ये भी जानता हूँ कैसे होने वाला है। मैं बोल नहीं सकता हूँ। मैं स्थल जानता हूँ कहाँ है कल की, स्थल जानता हूँ कहाँ आने वाला है, कौन सी टीम है, कहाँ काम कर रही है, कहाँ तक काम कर रही है। जॉब नसेल तर खायचं का? किडे मकोडे, किडे खायचे, किडे। झूठ लग रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लेटेस्ट वीडियो देखिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़े वो आपको खाने का माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रशांत अरोरा, जिंदगी में तेरा एक ही सवाल है, क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मरेंगे या इससे ज्यादा मरेंगे? जिंदगी में एक ही सवाल लेके पैदा हुआ है बच्चा, क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मरेंगे या पनीर टिक्के से ज्यादा मरेंगे? जिंदगी में एक ही सवाल है बंदे का। प्रशांत अरोरा रोज आके एक ही सवाल पूछता है, आके एक ही सवाल पूछता है, क्लाइमेट चेंज से ज्यादा मरेंगे या पनीर टिक्की से ज्यादा मरेंगे? मरेंगे। तू सिर्फ उनकी जलाने के लिए लकड़ियां और कब्रिस्तान में उसको दफनाने के लिए गड्ढे बना के रख। सर अपन जिंकलो तो सगळं ठीक होणार का? नहीं, ठीक नहीं होगा, और ठीक करने भी नहीं वाले हैं हम। 100 करोड़ भारत में और पूरी दुनिया भर में 700 करोड़ मरने वाले हैं, वो हम नहीं रोकने वाले हैं। हम नहीं रोकने वाले हैं, वो डिजर्व नहीं करते हैं। Patanjali is creating a biofortified food, another name of GMO. Yes, biofortified is also genetically modified seeds. और रामदेव बाबा बोल रहे, काना बाबा, इसको अरेस्ट क्यों किया गया, उसको नोटिस क्यों दी गई हाई कोर्ट से? क्योंकि उसने वो कल्प्रिट क्रॉस कर लिया। कैसे हिलने वाला है बताइए? मतलब वो बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या सबके कानों में आके बताने वाले हैं क्या? नहीं, तुम राइट टू रिकॉल वाले बहुत चूतिया लोग हो यार, सच में बोलता हूँ। तुमको लगता है तुम ही जिंदगी में है ना बहुत बहुत शरीफ लोग हो, तुम ही जिंदगी में सब कुछ करते हो। हम जो आपको बता रहे हैं ना आके, ये 19 साल का काम है। हम 19 साल से उन लोगों पे नजर रखे, उन लोगों के सब इंफॉर्मेशन ले लेके हम आज आपको बता रहे हैं। तो आप कानों में बता रहे हैं हम आके, हम आपको बता रहे हैं, वरना किसी को पता नहीं था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में जब तक मैं बात कर रहा था किसी को पता नहीं था। अवेक इन इंडिया मूवमेंट वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे इसके बारे में। 2020 में जाके देखिए,
तो जिंदगी में तुम ही बहुत स्मार्ट हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं यहाँ पे। तुमको अगर इतना राइट टू रिकॉल करना, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालो, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालो, एक जूरी सिस्टम भारत में लागू करो, एक नया। देखो, कानून बनाने के लिए दो जगह है, एक है लोकसभा और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी ऑर्डर दी जाती है वो कानून बन जाती है। सेकंड आता है लोकसभा, लोकसभा में कोई भी बिल रखो, उस पर वोटिंग कराओ, उसे पास कराओ, राज्यसभा में पास कराओ, राष्ट्रपति से सिग्नेचर लो, वो कानून बन जाएगा। तुम जा रहे हो पॉलिटिकली, हमें पॉलिटिक्स स्थापन करनी है और हमें पॉलिटिकली जाना है। क्यों? दबाव तंत्र लाना है कांग्रेस के ऊपर या फिर बीजेपी के ऊपर कि मेरे पास लाख मतदान है, मेरे पास 5 लाख मतदान है, आज मेरे 2-4 एमएलए आए, मेरे को 2-4 सांसद आए, दे मेरे को 10 करोड़, दे मेरे को 500 करोड़। दबाव तंत्र खेलना है, जो आज आम आदमी पार्टी कर रही थी स्टार्टिंग में। आज आज बीजेपी को ऑप्शन बन गई है। इतनी सी पार्टी, चिंधी पार्टी, 4-4 राज्यों में जाके इलेक्शन कर रही है। ये विदाउट सपोर्ट नहीं हो सकता है। व्हाट विल द ह्यूमन पॉपुलेशन 2030? 90 करोड़, 90 करोड़ के आसपास। इस बार लॉकडाउन नहीं होगा, लोगों को समझ में अभी लोग बेवकूफ है। कानपुर में 144 धारा लग चुकी है, कानपुर में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो चुका है। क्या करें वहां के लोग? आप आज का जिंदगी का देखो, तुम्हारी आज की जिंदगी कटने वाली है। आज की जिंदगी का सवाल देखो तुम। हाँ? अगले 1 तारीख से महंगाई इतनी बढ़ने वाली है, आप परेशान हो जाओगे। किस नाम से लगा है? पेशेंट्स, कोविड नया वेरिएंट के पेशेंट बढ़ गए हैं, इसलिए धारा 144 लगी है। 2 दिन हो चुके हैं। कौन सी दुनिया में? टीवी देखना जरा कम करो यार। एम्बुलेंस चालू हो चुके हैं, यस। बीमार गिरना स्टार्ट हो चुके हैं, एम्बुलेंस स्टार्ट हो गए। जब किसी ने तो भी सवाल किया था, सर नॉर्मल लोग भी बीमार गिर रहे हैं। बिल्कुल, नॉर्मल लोग क्यों बीमार गिर रहे हैं? क्योंकि 3+2G का रेडिएशन की वजह से उन लोगों में रेडिएशनल इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको बर्निंग इन नोज, बर्निंग इन थ्रोट, ये होता है। और उसकी वजह से आपका रेडिएशनल न्यूमोनिया हो जाता है, कफ पैदा हो जाता है। तो ये आप भूल गए हो, जब भी पेशेंट बढ़ते हैं तब 3+2G का रेडिएशन इम्पैक्ट हो जाता है। उसी के वजह से पेशेंट बढ़ते हैं, उसी की वजह से रेडिएशनल न्यूमोनिया आता है, उसी की वजह से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी होता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इन लोगों ने सारी के पेशेंट्स को लेबल लगा दिया है कोरोना महामारी का। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। ये मैं डे फर्स्ट, जहाँ भारत में लॉकडाउन लगा 23 मार्च 2020 पे, तब से कह रहा हूँ। उसके पहले से भी कह रहा हूँ। इन्होंने सारी के पेशेंट्स को लेबल लगा के महामारी से नाम से चिपकाया है। तो ग्राफीन ऑक्साइड्स रिएक्ट करता है 3+2G को। मैंने अगस्त 2021 को मैंने कंप्यूटर पे आपको उसके सब दिखाए थे, इंग्रेडिएंट्स और लिस्टिंग। आज की रीडिंग नहीं पता है, मैं कार में बैठा हूँ, मशीन ऊपर क्लिनिक में है। लीवर डैमेज हो रहे हैं, हाँ। जो उसके अंदर टीके में जो है वो हिपेटोटॉक्सिक है इंग्रेडिएंट्स।
तबीयत मेरी अभी भी थोड़ी ख़राब है, अच्छी नहीं है। मैंने सारे ग्रुप डिलीट कर दिए हैं मैंने, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, यूपी का। हम तो करेंगे स्टार्ट, लोग आने चाहिए ना, तो पहले रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा कितने लोग आ रहे हैं। आप हरियाणा में आए, जनता सरकार का आपको फुल सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल आएंगे, जब वक्त आएगा बिल्कुल आएंगे। जनता सरकार से बिल्कुल साथ में मिलके हम ये करेंगे। जगदाय फाउंडेशन और जनता सरकार दोनों साथ में मिलके इस पे बिल्कुल काम करेगी। तो धन्यवाद सभी को। आज का लाइव यही खत्म करता हूँ मैं। स्टे सेफ, बी सेफ। इंडिया में क्रांति होगी, इंडिया से ही क्रांति होगी, इंडिया से ही क्रांति होगी। इंडिया में क्रांति होगी नहीं, इंडिया से ही क्रांति होगी। इतिहास इंडिया ही लिखा था पहले, आज भी इंडिया ही लिखेगा। इनको लग रहा है कि इनका लूसीफर आके इनको बचा लेगा। तुम्हारा लूसीफर आ रहा है तो हमारा भी तो कल किया आ गया है। उनका लूसीफर भी आ चुका है। टेम्पल, थर्ड टेम्पल जो है उसका उन्होंने सीक्रेटली डोर ओपन कर दिया है। 3 जुलाई 2022 को बाइडन जो गया था इजराइल में, तो वही गया था, उसी के लिए गया था। और उसने उस जो है रिचुअल पूरा किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, और उसने थर्ड टेम्पल का द्वार खोल के उसको बाहर बुला भी लिया है। अब उस पर ये मत पूछिए कि लूसीफर का रोल क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और इसमें कल्कि का क्या रोल आता है, और ये आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। आप लोग अपने अपना ज़िंदगी जी रहे, वैसे नॉर्मल जिए। जिनका ये आध्यात्मिक युद्ध है, ये आध्यात्मिक युद्ध है। मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको बोल रहा था ये गॉड जिन के बारे में है, गॉड जिन के बारे में है, गॉड जिन के बारे में है। तो ये इसलिए कहा था धर्म युद्ध, मैंने कहा था धर्म युद्ध है ये। और ये इल्यूमिनाटी वालों ने क्या किया, ये सारे जितने भी रिचुअल जो है भगवान के साइंस, जैसे इसने पूछा कि ये जो साइन भगवान के मंदिरों पे क्यों आता है, तो 6 नंबर भी 9 नंबर भी अपने कई सारे मंदिरों में आता है। तो इन्होंने इवन वन आई ने जो उन्होंने वन आई लिया है लोगों, वो अपने भगवान शिव शंकर का है। इवन आप माँ काली को देखिए, माँ काली के यहाँ पे भी एक आँख है एक्स्ट्रा। ये आँख जो है ये उन्होंने उनकी सिंबल ले लिया है उनका, इन्होंने आधे के ऊपर हिंदू धर्म के सिंबल उठा लिए हैं। तो कभी कभी जब हम अपने भगवान शिव को पूछते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये इसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए वो जो कोई तो भी है पाकिस्तानी एक यूट्यूबर, वो बोलता है कि भगवान शिव ही इल्यूमिनाटी है। अरे भाई तुझे नहीं पता है भगवान शिव कौन है तो कहाँ जा रहा है। देखो मेरे कानों में गुंग बजना चालू हो चुका है, मतलब 5G स्टार्ट हो चुका है। कहीं तो भी मेरे आसपास के कहीं तो भी 5G स्टार्ट हुआ होगा, इसलिए कानों में बजिंग साउंड आता है। मैंने मेरे वीडियो में बोला था जब 5G स्टार्ट होता है तो उसके क्या क्या सिग्नल रहते हैं, क्या क्या सिम्टम रहते हैं। जगन मोहन रेड्डी मतलब एनसी अपना ये वाईएसआर कांग्रेस, वही ना आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जगन मोहन रेड्डी का। बंदा बहुत अच्छा है वो, मगर क्या है वो ट्रैप में फंस रहा है, वो ट्रैप में फंस रहा है। उसने जो बीजेपी को एन वक्त पे जो सपोर्ट दिया मुर्मू के इलेक्शन के लिए, राष्ट्रपति के, उसके ट्रैप में फंस रहा है वो। उसने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था। उसने क्या किया था, जब ये महामारी स्टार्ट हुई ना, तो उसने सारे महामारी पेशेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट का ऑर्डर दे दिया था। किसी भी
का आप कहीं भी जाइए, किसी भी अस्पताल में जाइए, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, तो उन्होंने फ्री ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पे उन्होंने दी थी। तो उसकी ये एक जो कर्मा है, उस एक कर्मा की वजह से ना उसके जितने भी इम्पैक्ट थे नेगेटिव, वो लगभग सब उसके धुल गए हैं। क्योंकि मैंने या मेरे यहाँ पे देखा है 25-25 लाख रुपए तक, 10-10 लाख रुपए तक बिल बनाए हॉस्पिटल वालों ने। तो सबसे बुरा बुरा किसी का कटने वाला है तो डॉक्टर लोगों का कटने वाला है। उसके बाद में सबसे पहले पॉलिटिशियंस का कटेगा, फिर डॉक्टर लोगों का कटेगा, फिर आएगा नंबर पुलिस वालों का। हाँ? और पुलिस वालों के और डॉक्टर नंबर के ऊपर एक नंबर आता है, वो आता है आईएएस और आईपीएस वालों का, सेक्रेटरीट्स का, जिन्होंने पैसों के लिए सारा ये कुछ धंधा पानी किया है उनका। तो वो जो है जगन मोहन रेड्डी जी, उनका वो एक जो डिसीजन था, तो उनकी वजह से गरीब लोगों की बहुत मदद हुई और बहुत लोगों का ट्रीटमेंट हो पाया। उसकी वजह से वहाँ पे लोग बहुत बच गए। तो क्या रहता है, भले उसके 100 डिसीजन गलत रहे होंगे, मगर उसका वो जो डिसीजन था जिसकी वजह से लाखों लोगों के पैसा भी बच गया और जान भी बच गई, तो उसकी वजह से उसका जो पलड़ा था वो बहुत अच्छा काम, उसका कर्मा बहुत अच्छा है वहाँ पे। सेम डिसीजन जो है ना वो जाता है उद्धव ठाकरे के लिए भी। उद्धव ठाकरे साहब ने भले डिसीजन लिए होंगे, यहाँ पे लॉकडाउन लगवाया, यहाँ पे मास्क लगवाए, यहाँ पे टीका लगवाया, मगर उनका एक डिसीजन जो महामारी के पहले उन्होंने लिया था, पूरे भारत भर में, इवन बंगाल में भी, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, गुजरात में भी डिटेंशन सेंटर बनाए गए। डिटेंशन सेंटर बनाए गए सीए और एनआरसी के। मगर उद्धव ठाकरे साहब ने सरकार में आते ही तीसरे हफ्ते में डिक्लेयर किया था, मैं डिटेंशन सेंटर नहीं बनाऊंगा, मैं सीए एनआरसी नहीं लगवाऊंगा। तो उनका वो जो डिसीजन था, उनका वो डिसीजन एक एज अ कर्मिक फल, वो बहुत ही स्ट्रांग था। तो उन पे इतना जो है इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। इसके बदले कंपेरेटिव में बाकी के जो है इन लोगों का कार्मिक फल बहुत 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 बुरा है। इस बार गुजरात के इलेक्शन का, अरे भाई साहब, जब तक ईवीएम है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इस बार लोगों ने जाके बूथ सेंटर पे, जब रैली में आएंगे बीजेपी वाले, उनको पकड़ के मारना चाहिए। उनको मार मार के बोलना चाहिए, ईवीएम लाओगे तो हम तुम्हें ऐसे ठोकेंगे। लेट इट बी, कुछ नहीं है, चंड लोग हैं, जिंदगी ऐसी जीते रहोगे, जियो, 100 करोड़ मरने वाले हैं, इसलिए बोला हम इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। जब तुम लोगों के इंटरफेयर करने में कोई जिंदगी कुछ लेना देना नहीं, तो हम तो क्यों, तुम मरते वक्त क्यों इंटरफेयर करें? मरो, हमें क्या लेना है। जो जागा था वही बचने वाला है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।